10 अप्रैल 1912 को RMS टाइटैनिक, जो उस वक्त के ज़माने का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज़ था, जो अपने पहले सफ़र पर निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क जा रहा था। इसके अंदर हर तरह के लोग बैठे थे, बड़े बड़े ताजर और एक्टर से लेकर इमिग्रेंट्स जो अमेरिका जा रहे थे अपनी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। इसकी कमांड कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि 62 साल के थे, उन्होंने संभाल रखी थी। पैसेंजर में, पब्लिक में और मीडिया में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी इस जहाज़ को लेकर। ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप थी, 269 मीटर लेंथ में और 53 मीटर तक हाइट में। उस ज़माने में $7.5 मिलियन कॉस्ट पड़ी थी इस शिप को बनाने में, जो आज के $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर के फीचर्स और डेकोरेशन किसी भी 5 स्टार होटल को पीछे छोड़ दे। स्टेन ग्लासेस की खिड़कियां, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें और एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी भी। ये इतनी सेफ शिप है जो कभी डूब नहीं सकती। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने इस शिप को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इसको बनाने में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने पब्लिक में ओपनली कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। अपने पहले सफर पर रवाना होने के सिर्फ 2 दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज को पहली आइस वार्निंग मिली, यानी जिस ओशन के अटलांटिक पर तैरकर ये अमेरिका जा रहा था उस पर आइस है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, आइसबर्ग जो इस जहाज के लिए खतरा है। वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र में गुजरने वाले जहाज अपने आसपास के जहाज़ों को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज़्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ो। टाइटैनिक 2 दफ़ा अपने कोर्स को तब्दील करता है ताकि खतरे को अवॉइड कर सके, लेकिन अपनी स्पीड को कम नहीं करता। 21.5 नॉट, जो कि 40 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, इतनी तेजी से ये जहाज अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ता रहता है। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को 7 और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू इस वार्निंग को नजरअंदाज कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को कम नहीं करते। सूरज ढलना शुरू होता है, रात हो जाती है और टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है। 14 अप्रैल की रात चांद की रोशनी भी नहीं थी। मून लाइट के ना होने की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी। जहाज पर एक क्रू नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जिसको लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं, जहां पर किसी को बिठाकर रखा जाता है हमेशा, ताकि सामने जो कुछ भी हो जहाज के वो उस पर नजर रख सके, कहीं कोई ट्रैफिक या फिर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। जो इंसान यहाँ पर मौजूद होता है उसे शदीद ठंड का सामना करना पड़ता है, जिससे आगे देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ठंड की वजह से आंखों से पानी निकलना शुरू हो जाता है। रात के 11:39 पर फेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा जो इस क्रू नेस्ट में बैठा था, ये अचानक अपने सामने एक बहुत बड़ा बर्फ का पहाड़ देखता है। जल्दी से घंटी को 3 बार बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग इसको सुन सके, और फिर फोन उठाकर ऑफिसर को ब्रिज पर फोन करता है, चिल्लाकर कहता है जल्दी से जहाज को मोड़ो, सामने हमारे एक बहुत बड़ा सा आइसबर्ग है। फर्स्ट कैप्टन विलियम इस मैसेज को रीड करते हैं, इस मैसेज को सुनते हैं और इंजन रूम को सिग्नल भेज देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 11:40 पर ठीक 1 मिनट के बाद जहाज जाकर आइसबर्ग से टकराता है। ये आइसबर्ग कोई छोटा आइसबर्ग नहीं था, ये लेंथ में 200 बाय 400 फीट था, 1 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा, और हाइट में क्रू नेस्ट तक जा रहा था। साइंटिस्ट के अंदाजे के मुताबिक इसका वजन 1.5 मिलियन टन था। ये टकराव जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ, यानी बो के पास हुआ था।
बो क्या होता है? आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये सामने का एरिया बो होता है, बाकी का ऊपर का एरिया स्टर्न होता है और ये जो नीचे का एरिया बाहर निकला होता है इसे कील कहते हैं। तकरीबन 10 सेकंड तक ये जहाज आइसबर्ग के साथ घसीटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से शिप की मेन बॉडी में छोटे छोटे होल बन गए। एक बर्फ का टुकड़ा मेटल को कैसे काट सकता है? तो जरा सोचिए, जिस बर्फ के टुकड़े का खुद का इतना ज्यादा वजन हो, वो मेटल को कैसे नहीं काटेगा? अगर बात की जाए लकड़ी की तो वो भी मेटल को नहीं काट सकती, लेकिन मेटल की बनी हुई गाड़ी जब जाके पेड़ से टकराती है तो चकनाचूर क्यों हो जाती है? इस तरह से आइसबर्ग भी जहाज को बुरी तरह से डैमेज कर देता है। इस क्लूजन के चंद सेकंड के बाद जहाज के कैप्टन स्मिथ और आर्किटेक्चर थॉमस फौरन नीचे जाकर ये देखते हैं कि जहाज को कितनी चोट पहुंची है। इस इम्पैक्ट की वजह से जब उन्होंने देखा तो रियलाइज हुआ कि ये जहाज तो डूब जाएगा, तो कैप्टन शॉक्ड रह गए इस चीज को देख के। 2 मेन सेफ्टी फीचर्स की वजह से इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। डबल बॉटम हल का मतलब है 2 लेयर्स। अगर एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी बचा लेगी, और दूसरा हल को 16 मुख्तलिफ वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। 16 में से 4 कंपार्टमेंट में भी अगर पानी भर जाए तो भी जहाज तैरते रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर आइसबर्ग से जो इम्पैक्ट हुआ वो दरअसल शिप के साइड में हुआ था, तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं था, क्योंकि साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा ये इम्पैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था कि 16 में से 6 कंपार्टमेंट ब्रीच्ड हो चुके थे। रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू को, रेडियो पर डिस्ट्रेस कॉल भेजने को कहते हैं। जो आसपास के जहाज थे वो शायद इन सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने के लिए आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप हमारी इस कहानी के हीरो निकलते हैं। लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस सिग्नल भेजते रहते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, और भेजते हैं। कोई तो जहाज होगा आसपास जो इन सिग्नल को सुन ले। तकरीबन 20 मिनट के बाद 12:20 पर RMS कारपेथिया का जहाज जो टाइटैनिक के आसपास था इन सिग्नल को पकड़ लेता है। लेकिन मसला ये था कि ये जहाज 107 किलोमीटर दूर था। अगर अपनी हाई स्पीड से भी ये टाइटैनिक के पास जाएगा तब भी टाइटैनिक तक पहुंचने में इसे 3.5 घंटे का वक्त लग जाएगा। क्या इतने वक्त तक टाइटैनिक बचा रह जाएगा? बाकी क्रू मेंबर्स रॉकेट चलाते हैं इस उम्मीद के साथ कि कोई आस पास अगर शिप होगी तो वो जरूर ध्यान देगी हमारी तरफ। कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं कि शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जाए। प्रोटोकॉल को देखते हुए औरतों और बच्चों को प्रायोरिटी मिलेगी। ज्यादातर पैसेंजर का ख्याल था कि जहाज तो अनसिंकेबल है, ये कभी नहीं डूबेगा, इसलिए जो पहली लाइफ बोट थी इसमें 65 लोगों की जगह थी, लेकिन इसमें सिर्फ 28 लोग ही गए। रात के 1 बजे जहाज में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का आगे वाला हिस्सा यानी वो पानी में डूबने लगा, जिसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा पानी के ऊपर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो हर तरफ हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में जाने के लिए, लेकिन मसला ये था कि जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट थी, जिस पर सिर्फ 1200 लोग जा सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 लोग मौजूद थे। रात 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटैनिक से पानी में उतरी, लेकिन जहाज में अभी भी तकरीबन 1500 लोग मौजूद थे। कुछ लोगों ने कोशिश की लाइफ बोट में जगह बनाने की, मगर कुछ लोग जहाज में ही रुके रहे अपनी किस्मत का लिखा मानकर। तकरीबन 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी में डूबता चला गया। 3 घंटे लगे इस कभी ना डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने में। जो 1500 लोग जहाज में मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ ही पानी में डूब गए या फिर हाइपोथर्मिया की वजह से वो मर गए। पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था।
तो अगर आप पानी में गिरोगे भी तो इतने ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ मिनटों में ही मर जाओगे। कहा जाता है कि कैप्टन स्मिथ आखिर तक अपने व्हील पर ही रहे और जहाज के साथ ही डूब गए। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया था। कारपेथिया का जहाज जब 3:30 से 4 बजे के दरमियान जब टाइटैनिक की लोकेशन पर पहुंचता है, लाइफ बोट में मौजूद 705 लोगों को ये जहाज बचा लेता है। इस डिजास्टर के बाद बहुत सारे सवालात भी उठे, कंट्रोवर्सीज हुई और इन्वेस्टिगेशंस भी हुई। कुछ ऐसी बातें सामने आई कि सब लोग शॉक्ड रह गए। एक और जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था, जो टाइम पर पहुंच सकता था और टाइटैनिक के लोगों को भी बचा सकता था। जी हाँ, ये सच है। इस जहाज का नाम था SS कैलिफोर्निया। आइसबर्ग से टकराने से 1 घंटा पहले जो वार्निंग आई थी वो इसी जहाज की तरफ से आई थी। उन्होंने कहा था कि ध्यान से चलो, इस समुद्र में बहुत सारे आइसबर्ग हैं। इसके बाद 11:15 पर ये जो जहाज था इसने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था। वो जहाज रात के वक्त आगे चलना नहीं चाहता था, वो रुक गया था। इसी वजह से कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल इस जहाज तक नहीं पहुंच पाता। रात के तकरीबन 12 बजे ये रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियम जहाज के क्रू मेंबर्स ने एक्चुअली में रॉकेट्स को भी देखा था। उन्होंने अपने कैप्टन स्टेनली लॉर्ड को भी इन्फॉर्म किया था, मगर उन्होंने कहा कि ये कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। टाइटैनिक में अमीर लोग हैं, वो पार्टी कर रहे होंगे। अगले दिन सुबह जब ये रेडियो ऑन करते हैं तो SOS कॉल्स मिलती हैं टाइटैनिक की तरफ से। जब ये वहां पहुंचते हैं तो बहुत लेट हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडीज पानी में फ्लोट करती नजर आती हैं। दोनों इंक्वायरीज जो की गई थी वो कैप्टन को ब्लेम करती हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि सफिशिएंट लाइफ बोट रखी ही नहीं गई थी। कैप्टन ने ना ही सेफ्टी ड्रिल कंडक्ट करवाई थी। जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन एक सेफ्टी ड्रिल होनी थी, लेकिन कैप्टन ने ये सोचकर कैंसिल कर दी कि इस जहाज को जरूरत नहीं है। अगली गलती थी स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद रॉबर्ट हिचन की। उस रात जब मैसेज मिला कि सामने आइसबर्ग है, तो ऑफिसर ने इंस्ट्रक्शन दी कि जहाज को लेफ्ट साइड पर मोड़ दिया जाए, लेकिन पैनिक में आकर उसने इस मैसेज को मिसअंडरस्टैंड किया और उन्होंने जहाज को राइट साइड की तरफ मोड़ दिया, जो आइसबर्ग के और करीब ले जा रहा। इस एक डिजास्टर की वजह से दुनिया भर में इस एक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कई सारे रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड सेट किए गए ताकि ऐसे डिजास्टर फ्यूचर में ना हो। 1914 में एक इंटरनेशनल आइस पेट्रोल बनाया गया, जिससे जहाजों को अलर्ट किया जा सके जब भी कोई आइसबर्ग उनके रास्ते में आए। SOLAS यानी कि इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जिसमें नए स्टैंडर्ड सेट किए गए, जिसमें से एक ये भी है कि जहाजों पर सफिशिएंट अमाउंट में लाइफ बोट होनी चाहिए। टाइटैनिक जहाज के रिकज को पानी में ढूंढने में 70 साल लगे। जितने भी जहाज हों उन पर सफिशिएंट अमाउंट में लाइफ बोट होनी चाहिए। टाइटैनिक में सफिशिएंट अमाउंट में लाइफ बोट इसलिए नहीं रखी गई थी कि सबके ख्याल में ये जहाज अनसिंकेबल था। टाइटैनिक जहाज के रिकज को पानी में ढूंढने में 70 से ज्यादा साल लग गए। 1985 में एक अमेरिकन ओशियन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बेलेट और एक फ्रेंच ओशियानोग्राफर, उन्होंने टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर, समुद्र में 3800 मीटर नीचे इसके रिकज को पानी में पाया गया। 2 अलग अलग टुकड़े मिले इस शिप के। ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी थी, एनवायरनमेंट ने उसे धीरे धीरे एरोड कर दिया था। एक्चुअल में ये शिप ऐसी दिखती थी और आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा है।